नमस्कार विद्यार्थी, बी पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा महाद्वीप और महासागरों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो देखे। उसके बाद इसके अंतर्गत हमने देखा था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं या मत हैं, जिनमें पहले देखा हमने आरंभिक मत, दूसरा देखा था संकुचन के आधार पर या संकुचन की शक्ति पर आधारित सिद्धांत कौन कौन से, तीसरा देखा था महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत है वो कौन कौन से। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न विद्वानों के सिद्धांत देखे। टेलर का है महाद्वीपीय विस्थापन का, वेगनर का है, आर्थर होम्स का है, जोली का है, इसके अलावा आपका प्लेट विवर्तन की है। तो इसके बारे में आज हम महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बात करते हैं। देखिए, संकुचन शक्ति के आधार पर जो सिद्धांत थे वो 19वीं शताब्दी तक आते आते 19वीं शताब्दी के मध्य तक उनका विरोध है वो होने लगा। अनेक खोजें हुई, शोध हुई, उसके बाद पता चला कि प्राचीन समय में महाद्वीप और महासागर की स्थितियां हैं वो लगातार परिवर्तनशील रही हैं और ये परिवर्तनशील चलते आए हैं। सर्वप्रथम 1612 ईस्वी में फ्रांसिस बेकन नामक एक विद्वान था। उन्होंने बताया था कि नई और पुरानी दुनिया एक बाढ़ के बाद में अलग हो गई थी। 1620 के बाद अगले विद्वान आए आपके 1858 में और उनका नाम था प्लेसर। प्लेसर नामक विद्वान ने बताया था कि जो नई और पुरानी दुनिया है वो एक बाढ़ के बाद में अलग हुई थी। इससे पहले जो आपका 1620 है फ्रांसीसी बेकन, 1620 में फ्रांसीसी बेकन ने स्पष्ट किया था कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के महाद्वीप हैं उनमें समानता पाई जाती है, यानी उनको आपस में एक दूसरे से सटाया जा सकता है। तो फ्रांसीसी बेकन ने सबसे पहले अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की समानता के बारे में विचार किया। उसके बाद आता है आपका 1658 और 1658 में प्लेसर नामक विद्वान ने बताया था कि नई और पुरानी दुनिया एक बाढ़ के बाद में अलग हुई थी। उसके बाद आते हैं आपके 1800 ईस्वी में हम्बोल्ट महोदय, और हम्बोल्ट महोदय ने बताया था कि अटलांटिक एक महान नदी थी और एक विशाल बाढ़ के कारण उसके दोनों तट हैं वो अलग हो गए थे। तो ये कुछ विचार थे महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। इसके बाद वैज्ञानिक रूप से महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में अपना विचार है वो 1858 में एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम था एंटोनियो स्नाइडर, और एंटोनियो स्नाइडर ने अपने विचार है वो दिए और उसमें उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन पर अपने विचार है वो डाले थे। उनका मानना था कि महाद्वीपों के प्रवाह के आधार पर महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है और उस प्रवाह से टैथीज जो भूसन्नति है उस टैथीज भूसन्नति से अल्पाइन और हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है, तथा इसी महाद्वीपीय विस्थापन के आधार पर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में जो कार्बन फेरिस युग के कोयले की परतें हैं वो पाई जाती हैं। 1858 के बाद में आपके आ जाते हैं 1908 और 10 का समय। उस समय ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में अपने विचार रखे। उसके बाद 1912 में वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। 1912 में जब इन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था तो जर्मन भाषा में था, जिसको समझने में कठिनाई आई। 1924 में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होने के बाद विभिन्न विद्वानों को इसके बारे में जानने को मिला। जब उन्होंने अपने वेगनर महोदय ने बताया था कि महाद्वीप और महासागरों का जो विस्थापन है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण हुआ है, तो उस शक्ति को लेकर विद्वानों में वाद विवाद होने लगा। तो महाद्वीपीय विस्थापन के जो समर्थक विद्वान थे जो मानते थे कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, उन्होंने अपनी खोजें जारी की। खोजें जारी होने के बाद पता लगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं
उन रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, क्योंकि उनसे रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा के आधार पर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। इन्हीं रेडियो एक्टिव तत्वों को आधार बनाकर आगे जोली महोदय ने 1925 में अपना तापीय चक्र सिद्धांत दिया, जिसमें रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को बताया गया। उसके बाद 1929 में आर्थर होम्स महोदय थे। आर्थर होम्स महोदय ने अपना संवेदन धारा सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को बताया गया। इसके बाद का समय आता है 1960, और 1960 के समय आपका एक तो पूरा चुंबकीय पैलियोमैग्नेटिज्म, आपका सागर तली प्रसरण और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत आए, और उसके आधार पर प्रमाणित हो गया कि महाद्वीप और महासागरों में प्रवाह या विस्थापन हुआ है। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन एक परिकल्पना न होकर एक सिद्धांत है वो बन गई है। तो इस प्रकार इसका एक चरण रहा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों का। तो उसको हम शॉर्ट में देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से पहले संकुचन पर आधारित सिद्धांत है। ठीक है, तो संकुचन शक्ति पर आधारित सिद्धांतों का - 19वीं शताब्दी के मध्य तक विरोध होने लगा। कि भाई महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण है वो संकुचन शक्ति के आधार पर नहीं हुआ है। तो जब संकुचन शक्ति के आधार पर इनका विरोध है होने लगा, तो उसके बाद अनेक खोजें हुई। इसके बाद अनेक अन्वेषण या खोजें हुए, और उन खोजों के आधार पर कुछ नया तथ्य है वो उभर कर सामने आया, जिसमें सबसे पहले था कि महाद्वीप और महासागरीय स्थितियां हैं वो परिवर्तनशील रही हैं। तो इसके बाद अनेक अन्वेषण हुए, और अन्वेषणों से इससे जानकारी मिली कि महाद्वीप व महासागरों की स्थितियां परिवर्तनशील रही हैं। ठीक है, जब खोजों से ही पता लग गया कि महाद्वीप और महासागरों की स्थितियां परिवर्तनशील रही हैं, तो अब विस्थापन के संबंध में विचार है वो आने लगे। ठीक है, जिनमें सबसे पहला 1620 में फ्रांसीसी बेकन नामक एक विद्वान थे। और फ्रांसीसी बेकन ने बताया कि अटलांटिक के दोनों तरफ तटीय महाद्वीपों में समानता पाई जाती है। ठीक है,
तो अटलांटिक के दोनों तरफ के तटीय महाद्वीपों में समानता मिलती है, ये बताया था 1620 में फ्रांसीसी बेकन। इसके बाद और एक नया मत आया फ्रांसीसी बेकन के बाद में, और वो मत था 1658 में प्लेसर का। 1658 में प्लेसर ने बताया, प्लेसर नामक एक विद्वान थे, इन्होंने बताया कि नई व पुरानी दुनिया एक विशाल बाढ़ के कारण अलग हुई। तो फ्लेशर ने कारण बताया था अलग होने का, विशाल बाढ़। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हम्बोल्ट महोदय 1800 ईस्वी में, और 1800 में हम्बोल्ट महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में अपने विचार दिए थे। और हम्बोल्ट महोदय ने बताया था कि अटलांटिक एक महान नदी घाटी था, अटलांटिक एक महान नदी थी जो विशाल बाढ़ के कारण अलग हुई। ठीक है, एक महान नदी थी जिसके तट विशाल बाढ़ के कारण अलग हुई। ठीक है, तो हम्बोल्ट महोदय ने अपना ये विचार दे दिया था 1800 ईस्वी में कि अटलांटिक एक महान नदी थी जिसके तट विशाल बाढ़ के कारण अलग हुए थे। तो ये कुछ तथ्य उभर कर आए थे। इसके बाद में वैज्ञानिक रूप से जो प्रमाण आया था वो 1858 में आया था। तो वैज्ञानिक रूप में 1858 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनियो स्नाइडर। ठीक है, और एंटोनियो स्नाइडर ने बताया था कि महाद्वीप ये विस्थापन हुआ है। इन्होंने एक मानचित्र बनाया था अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ का, और उसके आधार पर उन्होंने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के जो महाद्वीप हैं अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को तटीय समानता के आधार पर एक दूसरे से सटाकर जोड़ा। ठीक है, तो एंटोनियो स्नाइडर ने महाद्वीपीय विस्थापन पर प्रकाश डाला। महाद्वीपीय विस्थापन, और किस प्रकार से इन्होंने अपना प्रकाश डाला था? इन्होंने बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन के आधार पर जो टैथीज भूसन्नति है, उस टैथीज भूसन्नति से अल्पाइन पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण टैथीज
स्थैतिक भूसन्नति से अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति तथा यूरोप व उत्तरी अमेरिका में कार्बोनिफेरस युगीन कोयले की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही तो तैतीस भूसन्नति से अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ और इसी के कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कार्बोनिफेरस युगीन कोयले की परतें हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 1908 और 1908 में टेलर ने महाद्वीप के विस्थापन के बारे में विचार दिया। ठीक है, टेलर के बाद आता है 1920 वैगनर महोदय, जर्मन विद्वान थे और वैगनर महोदय ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर महोदय जर्मनी के थे, तो शुरू में ये सिद्धांत वो जर्मन भाषा में आया था, लेकिन 1924 में इस सिद्धांत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ और उसके बाद ये विश्व के विभिन्न विद्वानों के समक्ष आया। जब इसके बारे में जाना गया तो विभिन्न विद्वानों ने महाद्वीपीय विस्थापन की शक्तियां हैं उनके ऊपर वाद विवाद उत्पन्न हुआ कि महाद्वीपीय विस्थापन किन शक्तियों के कारण हुआ। वैगनर महोदय ने माना था कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन इन विद्वानों ने उसको नहीं माना या उसको मान्यता नहीं दी। तो 1924 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। इसके बाद सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत के प्रभाव की शक्तियों के बारे में विद्वानों में वाद विवाद होने लगा। विद्वानों में मतभेद, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतभेद हुआ। कुछ विद्वान मानते थे कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महाद्वीपीय विस्थापन हो ही नहीं सकता, लेकिन जो विद्वान महाद्वीपीय विस्थापन में आस्था रखते उन्होंने क्या किया, फिर इसके कारणों की खोज की। ठीक है, तो विस्थापन के जो समर्थक थे, विस्थापन के समर्थकों ने अन्वेषण किए और खोजे और अन्वेषण करने के बाद पता लगा कि
पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनसे जो ऊर्जा निकलती है उसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। विस्थापन के समर्थकों ने अपने अन्वेषण किए तथा बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकली ऊर्जा के कारण विस्थापन हुआ। ठीक है, तो जब ये पता लगा कि भाई रेडियो एक्टिव पदार्थों के आधार पर विस्थापन हुआ है, तो इन रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर जोली महोदय ने 1925 में तापीय चक्र सिद्धांत दिया। रेडियो एक्टिवता के आधार पर जोली ने उन्नीस सौ 25 में तापीय चक्र सिद्धांत दिया। ठीक है, तापीय चक्र सिद्धांत दे दिया था जोली ने 1925 में। इसके बाद रेडियो एक्टिवता के आधार पर इसके बाद आए आर्थर होम्स, और आर्थर होम्स ने 1929 में संवहन धारा के आधार पर अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो दिया। तो 1929 में आर्थर होम्स ने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का संवहन धारा सिद्धांत संवहन धारा सिद्धांत दिया। ठीक है, ये तापीय चक्र सिद्धांत जोली का हो गया। 1929 के बाद आता है 1960, और 1960 में क्या हुआ, एक तो पुरा चुंबक पैलियोमैग्नेटिज्म, पुरा चुंबक महासागरीय प्रसरण, महासागरीय नितल का प्रसरण, नितल का प्रसरण। ठीक है, और अगला है प्लेट विवर्तन। तो ये तीन सिद्धांत 1960 के आसपास आए, और इनके आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इससे पहले ये एक परिकल्पना थी महाद्वीपीय विस्थापन की, लेकिन 1960 में जब पुरा चुंबक, महासागरीय नितल का प्रसरण और प्लेट विवर्तनिकी का उदय हुआ, सूत्रपात हुआ ये इनका, तो उसके बाद महासागरीय विस्थापन एक सिद्धांत बन गया। के बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बन गया। ठीक है, तो यह है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के
बारे में कुछ विचार कि सबसे पहले आपका आता है कौन, फ्रांसिस बेकन 1620 में। 1620 में फ्रांसिस बेकन ने बताया था कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की तरफ समानताएं पाई जाती है। 1658 में आते हैं तुम्हारे कौन, लेसन। इन्होंने नई और पुरानी दुनिया को बाढ़ के कारण अलग हुआ माना। 1800 में हम्बोल्ट महोदय ने बताया था कि अटलांटिक एक महान नदी घाटी था जिसके तट बाढ़ के कारण अलग हुए थे। वैज्ञानिक रूप में महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने का प्रयास है वो 1858 में एंटोनियो स्नाइडर नामक विद्वान थे। उन्होंने भूसन्नति के आधार पर अल्पाइन पर्वत श्रेणी और यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो कार्बोनिफेरस युगीन कोयले की परतें हैं उनको स्पष्ट किया गया था। ठीक है। उसके बाद 1908 में टेलर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन पर विचार आया। 1920 में वैगनर महोदय का सिद्धांत आया। 24 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। उसके बाद विद्वानों के जो प्रवाह के समर्थक थे उनमें वाद विवाद होने लगा कि शक्तियां वो सही नहीं है या पर्याप्त नहीं है महाद्वीपीय प्रवाह के लिए। जो प्रवाह के समर्थक थे उन्होंने खोजें की और उन्होंने खोजों में पाया कि जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके ऊर्जा के आधार पर प्रवाह हुआ है। उसके बाद 1925 में जोली महोदय ने अपना रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया था जिसमें तापीय चक्र सिद्धांत आता है। उसके बाद आर्थर उसका आ गया संवहन धारा सिद्धांत और 1960 में पूरा चुंबक, महासागरीय नितल प्रसरण और आपका प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन एक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है कि महाद्वीप और महासागरों की जो उत्पत्ति है वो महाद्वीपों के विस्थापन के आधार पर हुई है, यानी महाद्वीप और महासागरों में प्रवाह हुआ। इनकी स्थितियां हैं वो परिवर्तनशील रही है। अब हम देखेंगे ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना। 1 नंबर टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना। टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना ये 1908 और 1910 के आसपास है। ठीक है, इन्होंने महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो क्षैतिज स्थानांतरण के आधार पर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इन्होंने यानी टेलर ने क्षैतिज स्थानांतरण के आधार पर क्षैतिज स्थानांतरण के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना प्रस्तुत की। कि महाद्वीपों का विस्थापन है वो क्षैतिज यानी धरातल के समानांतर स्थानांतरण के कारण हुआ है। देखिए, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो टर्शियर युग के जो वलित पर्वत हैं उनकी व्याख्या करना था कि ये वलित पर्वतों की उत्पत्ति है वो किस कारण से हुई है, और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जो रॉकी और एंडीज पर्वत हैं इनका उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तार, और एल्पाइन, हिमालय और काकेशस पर्वत हैं इनका पूर्व से पश्चिम में जो फैलाव है उसका हल ढूंढना चाहते थे टेलर महोदय। ठीक है, तो इनका उद्देश्य था
वो था टर्शियरी यूरेन पर्वतों की व्याख्या करना। टर्शियरी यूरेन पर्वत कौन कौन से थे? टर्शियरी यूरेन पर्वतों की व्याख्या करना या उनकी उत्पत्ति की व्याख्या करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब टर्शियरी यूरेन पर्वत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में तो थे, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में रॉकीज वेंडीज, ठीक है, तथा और इनका विस्तार था, रॉकीज एंडीज का विस्तार ये था उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में ये फैले हुए। इसके बाद में रॉकीज और एंडीज पर्वतों का विस्तार के बाद में ये यूरेशिया के आल्प्स, कॉकेसस व हिमालय पर्वतों पे पश्चिम से पूर्व विस्तार, इनकी व्याख्या करना चाहते हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी युग में, तो इनकी व्याख्या है या इनकी उत्पत्ति का हल ढूंढना चाहते थे। ठीक है, इन दोनों पे। ठीक है, तो इनके फैलाव का हल ढूंढना चाहते थे। कि भाई उत्तरी अमेरिका में जो रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, इनका तो उत्तर और दक्षिण से विस्तार किस कारण से है, और यूरेशिया में जो अल्पास, कॉकेसस और हिमालय पर्वत है, इनका पूर्व से पश्चिम विस्तार किस कारण से। तो इनका हल ढूंढने के कारण हल ढूंढना ही चाहते थे। इसके बाद इन्होंने क्या माना था? इन्होंने माना था कि क्रिटेशियस, जो क्रिटेशियस युग है, क्रिटेशियस युग, इस क्रिटेशियस युग में पृथ्वी के दो भाग थे, और वो कौन कौन से थे? एक भाग थे दो भाग लारेशिया व गोंडवाना लैंड है। ठीक है, लारेशिया है ये उत्तरी ध्रुव के पास था, और गोंडवाना लैंड है ये दक्षिणी ध्रुव के पास था। तो क्रिटेशियस युग में पृथ्वी के दो विशाल ये स्थलखंड हैं वो हो गए थे। ये जो स्थलखंड है वो सियाल से निर्मित थे, यानी ये जो महाद्वीपीय भाग है, ये स्थलखंड है, वो सियाल से निर्मित थे और सीमा के ऊपर ये तैर रहे थे। ठीक है, तो सियाल सीमा पर तैर रहा था। जब सियाल सीमा पर तैर रहा था तो क्रिटेशियस युग में, इसी क्रिटेशियस युग में चंद्रमा है वो पृथ्वी के पास था, पृथ्वी के पास,
और पृथ्वी के पास होने के कारण इसका गुरुत्व बल है वो क्रियाशील हुआ। तो चंद्रमा पृथ्वी के पास होने के कारण आपका जो लारेशिया है और गोंडवाना लैंड है इनमें प्रवाह हुआ आकर्षण बल के कारण। ठीक है, यह चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है उसके कारण। तो जब क्रिटेशियस युग में चंद्रमा पृथ्वी के पास था तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो आपके स्थल खंड थे स्थल खंडों में प्रभाव हुआ और ये प्रवाह है वो दो दिशाओं की तरफ हुआ था। एक तो हुआ था विषुवत रेखा की तरफ, विषुवत रेखा की ओर प्रवाह, विषुवत रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ था उसके कारण जो आपकी टैथिज भूसन्नति थी उस टैथिज भूसन्नति से आल्पस और हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिससे आल्पस व हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, विषुवत रेखा की ओर प्रवाह होने से आल्पस और हिमालय की उत्पत्ति हो गई। अब दो दिशाओं की तरफ ही प्रवाह हुआ था, एक तो हुआ था विषुवत रेखा की ओर, दूसरा हुआ था पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर प्रवाह होने से पश्चिम की ओर प्रवाह, तो पश्चिम की ओर प्रवाह होने से क्या हुआ, महाद्वीपों में या भूखंडों में स्थल खंडों में क्या हुआ, तनाव बल की उत्पत्ति हुई और तनाव बल की उत्पत्ति से विभंजन हुआ और इस विभंजन के कारण जो स्थल भाग थे वो छोटे छोटे भूभागों में टूट गए, जिससे कि खाड़ियां और सागरों की उत्पत्ति हुई। छोटे भागों में टूटे, ठीक है, जिससे खाड़ियों और सागरों की उत्पत्ति हुई। तो यह है आपका टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए, टेलर ने क्षैतिज स्थानांतरण के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था टर्शियन युग के पर्वतों की व्याख्या करना। और वो पर्वत कौन से थे, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में तो रॉकी जॉर्डन पर्वत थे जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण था, और यूरेशिया में थे आल्पस, काकेशस, हिमालय पर्वत जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम में था। इनके फैलाव का यह हल ढूंढना चाहते थे। इनका मानना था कि क्रिटेशियस युग में पृथ्वी के दो भाग थे, एक भाग का नाम था लारेशिया और दूसरे भाग का नाम था गोंडवाना लैंड, यानी पृथ्वी के दो खंड हो गए, लारेशिया और गोंडवाना। लारेशिया उत्तरी ध्रुव के पास था और गोंडवाना लैंड है ये दक्षिण ध्रुव के पास था। ये स्तरीय भाग वो सियाल निर्मित थे और सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा था। क्रिटेशियस युग में चंद्रमा पृथ्वी के पास था, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण स्थल खंडों में क्या हुआ, प्रवाह हुआ। ये प्रवाह दो दिशाओं में हुआ था, एक तो विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुआ जिससे तो आल्पस और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, और दूसरा पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ जिससे क्या हुआ, स्थल खंडों में तनाव बल की उत्पत्ति हुई, तनाव से विभंजन हुआ और विभंजन से स्थल खंड टूटने लगे जिससे खाड़ियों और सागरों की उत्पत्ति हो गई। तो ये है आपका टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना। अब इसकी कुछ आलोचनाएं की विद्वानों ने।
इस संकल्पना की कि जो टेलर है उसने चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसके आधार पर इतना बड़ा प्रवाह है वो बता दिया है, तो ये अनुचित है। तो इसकी आलोचनाएं हुई। आलोचना, कुछ आलोचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली आलोचना थी कि ये परिकल्पना ही निराधार है। ठीक है, परिकल्पना निराधार। क्यों निराधार है? कि जो टर्शियरी युग के जो पर्वत हैं उन टर्शियरी पर्वतों की व्याख्या के लिए इन्होंने बड़े पैमानों पर हजारों मील का प्रवाह है वो बता दिया है। टर्शियरी पर्वतों की व्याख्या के लिए हजारों मील का प्रभाव बताया। टर्शियरी पर्वतों की व्याख्या के लिए इन्होंने प्रभाव बता दिया था हजारों मील का। दूसरी, यदि हम इसकी आलोचना करें कि इन्होंने टर्शियरी युग के पर्वतों की व्याख्या तो कर दी, लेकिन क्रिटेशियस युग से पूर्व के पर्वतों की उत्पत्ति किस कारण से हुई थी उनकी इन्होंने कोई व्याख्या नहीं की। तो क्रिटेशियस युग से पूर्व के पर्वतों की उत्पत्ति किस कारण हुई इसको इन्होंने नहीं बताया, यानी प्रश्नवाचक, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। दूसरा, ज्वारीय शक्ति के कारण, भाई चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति थी, गुरुत्व बल था, उससे ज्वार की उत्पत्ति हुई और ज्वारीय शक्ति के कारण जो महाद्वीपों में प्रवाह हुआ वो विस्थापन, यदि वो आकर्षण शक्ति या ज्वारीय शक्ति इतनी प्रबल थी तो वो पृथ्वी के घूर्णन को ही रोक सकती थी। ठीक है, कि ज्वारीय शक्ति यदि प्रबल थी, ज्वारीय शक्ति प्रबल थी तो वह पृथ्वी के घूर्णन को ही रोक सकती थी। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं जो कि टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताई जाती है। धन्यवाद आप सब। आ जाओ जी।